बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि 28 नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम यूपीटीटी के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमने इस पेपर से लगभग सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, इन सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है, विद सॉल्यूशन कराया है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। आज के अपने इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं, जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन। तो दोस्तों अगर हम यूपीटीटी 28 नंबर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आया था। बच्चों का कहना था कि मैम पेपर बहुत इजी था, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यू डेट बहुत जल्दी अपडेट की जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो है वह 23 जनवरी 2022 बताई जा रही है यूपी टेट के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी इस बार भी क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पेपर टफ आ सकता है, लेकिन आप परेशान मत होइए। कोई ज़रूरी नहीं कि पेपर टफ ही हो, इजी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 1 से 30 तक के प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। ये आपका 1 to 5 के लिए है, यानी प्राइमरी के लिए ये पेपर था। और 6 to 8 में तो आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन नहीं रहता, वो उसमें आपका एसएसटी पार्ट रहता है, जिसमें मिक्स मिलता है आपको इन्वायरमेंटल स्टडी। तो यहाँ पर पार्ट 5 में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। आपको अगर इंग्लिश में समझना है तो साइड में आप देख सकते हैं, इस पार्ट में इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिए हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो यह आपका पर्वत है। कैसा पर्वत है? यह आपका वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या फोल्डेड पर्वत कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 121 का 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 122 पूछा था कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये पूछा था। तो अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को हम कहेंगे स्टेपीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 122 का 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 123। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट अकांकोगुआ। ये आपका एक प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अगर हम बात करें माउंट अंकाकोगुआ की, इसको अगर हम सही से पढ़ें तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर लिखा है। ये ज्वालामुखी पर्वत है हमारा और है माउंट अकांकागुआ, जो कि दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम अकांकोगुआ की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 123 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह है यूग्लिना। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा था कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है वह बताना है आपको। तो सारस क्रेन, जिसे आप कहते हैं, यह है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 126 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना था कि हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को इनमें से कौन सा नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम स्तर जो नियंत्रित करेगा वो है पैराथार्मोन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 126 का 1 पैराथार्मोन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 127। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा था कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो अगर हम बात करें ओजोन परत की मोटाई तो यह मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का 2। अगर हम बात करें ओजोन दिवस की तो आने वाले पेपर में पूछ सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट द्वारा इसका आंसर ज़रूर बताएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 128। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा था कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना था कि नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु जड़ों में क्या उपस्थित होते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ये सभी प्रकार की फसलें देखने को मिलेंगी। गेहूं की फसल में, धान की, दलहन की यानी दालों की फसल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में इन सभी में उपस्थित होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह सकते हैं 129 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, आपको आंसर बताना है। तो खाने वाले जो कवक हैं जिनको हम खा सकते हैं वो हैं एगेरिकस। करेक्ट आंसर हो जाएगा एगेरिकस। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा 129 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 130 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा था कि इनमें से आपके ऑप्शन दिए हैं मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव प्लांट्स जो हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, यही पूछा था। तो अगर हम मैंग्रोव पौधों की बात करें तो यह जो पाए जाएंगे वह सुंदरवन में पाए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 131 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा था कि आवृत बीज पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? इनमें से आपको बतानी है। तो 131 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष है वह आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलेगी। किस अवस्था में? त्रिगुणित अवस्था में। करेक्ट आंसर 131 का 4 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? तो इसमें से आपको बताना था कि किसमें भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 132 का 1 हो जाएगा ब्रेस्केसी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 133 का। तो क्वेश्चन नंबर 133 पूछा था अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है वो आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल, यानी 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 पूछा है 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है कि 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D.K. कर्वे। ये हो जाएंगे 1906 के मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सदस्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 135 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा था कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है, यह पूछ लिया था। तो 135 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ से पुरी की प्रसिद्ध यात्रा, रथ यात्रा जो है वह संबंधित है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जो कि है हमारा 136 नंबर क्वेश्चन से, तो इसे भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है 136 नंबर का कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक का जो कुंभ मेला होता है वह किस नदी के तट पर लगता है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो अगर हम बात करें नासिक में कुंभ मेला
जिस नदी के तट पर लगता है तो वह है गोदावरी नदी। करेक्ट आंसर 136 का 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा था संध्या क्या था, यानी जो संध्या है वह क्या है। तो संध्या जो है यह एक कह सकते हैं कि समाचार पत्र है, यानी अखबार है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 137 का 2, यानी न्यूज़पेपर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा था उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है यह पूछ लिया था। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना था। तो यहाँ पर अगर हम यूपी विधान परिषद सीटों की बात करें तो हो जाएगा 100 सदस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का 100 सदस्य, ठीक है, यानी मेंबर्स। बढ़ते हैं 139 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा था कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। जो भारतीय ध्वज संहिता है वह कब से लागू हुई या प्रभावी हुई, तो वो बताना था आपको। तो 139 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय ध्वज संहिता है यह 26 जनवरी 2002 से जो है प्रभावी हुई। करेक्ट आंसर 139 का 2 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 140। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे देख पाएँ। 140 पूछा था कि जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया। अगर हम बात करें जनगण मन की तो 140 की बात करें तो जनगण मन जब आया तो यह जो है यह 24 जनवरी 1950 यह अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950। अच्छा, लागू कब हुआ वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 141 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा था कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, इनमें से क्या नाम है। अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम, तो यहाँ पर 141 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला, यानी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 142 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा था कि भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। तो 142 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 143 नंबर का क्वेश्चन, तो इसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शन। तो अगर हम बात करें कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो वो होगा भारत का महान्यायवादी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 143 का 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 144। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा था कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, वह कौन सा जिला है जो गंगा नदी जहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है वह प्रवेश करेगी। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो हो जाएगा बिजनौर। जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करेगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि यूपी के किस जिले से गंगा नदी जो है वह बाहर निकलती है, प्रवेश करती है बिजनौर से, लेकिन बाहर किससे निकलेगी, तो वह हो जाएगा बलिया। बलिया से यह बाहर निकल जाएगी। कौन? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो 145 की बात करें तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वह है गंडक। करेक्ट आंसर 145 का 1 हो जाएगा। बढ़ते अगले
क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 146। 146 पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा K2। करेक्ट आंसर K2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 147। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कौन है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 147 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पठार होगा वह हो जाएगा किम्बरले। करेक्ट आंसर 147 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 148 नंबर का। तो इसे भी देख लेते हैं। तो ये है 148 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना है। तो 148 की बात करें तो बुंदेलखंड का जो भाग नहीं है वह है मिर्जापुर। करेक्ट आंसर 148 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 149 नंबर का। 149 पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जब हम ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को हमने देखा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जितनी भी चीज़ें हैं आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रख करके जाइएगा एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा करके जाइएगा। इन सभी को कराने के बाद आपके एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो 149 पूछा था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश, आंसर ही मैंने बता दिया किस राज्य में। तो यह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 150 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 150 पूछ लिया था कि मैंटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। जो मैंटूर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो अगर हम बात करें मैंटूर बांध की तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये रहे 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यानी हमने पूरी तरह से जो यूपीटीटी क्वेश्चन पेपर 28 नंबर का था उसको पूरी तरह से सॉल्व करा दिया है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपका सीडीपी यानी बाल विकास, उसके बाद हिंदी के बाद हमने देखा था आपका संस्कृत का। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, गणित यानी मैथ सब्जेक्ट का, और आज लास्ट था हमारा ईवीएस। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर पढ़ के जाएं, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सके। तो यहाँ पर एक नज़र में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया ईवीएस का पार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। देख लेते हैं अदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, इनको भी देख लेते हैं। तो ये तो था आपका ईवीएस पार्ट यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये रहा आपका गणित का, यानी मैथ सब्जेक्ट का पेपर कैसा आया था, इसको कर लेकर के हमने बात कर ली थी। इसके सॉल्यूशन को लेकर भी हम बात कर चुके हैं। तो ये था मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो चाहे तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, यानी वीडियो पॉज करके। उसके बाद ये अभी गणित का ही चल रहा है, ये था गणित का पेपर। ठीक है, उसके बाद आया आपका ये है संस्कृत सब्जेक्ट का। 61 to 90 क्वेश्चन जो थे वो संस्कृत सब्जेक्ट के थे, तो इसे भी हमने सॉल्व करा लिया था। इसको भी आप देख सकते हैं। इन सभी का जो है पार्ट वाइज मैंने वीडियो बना रखा है, आप हर सब्जेक्ट का पार्ट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये लास्ट वीडियो तो हम क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देख ले रहे हैं। उसके बाद ये रहा इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो भी ऑप्शनल में लेते हैं संस्कृत या इंग्लिश में से, तो उन स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आएगा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें देख सकते हैं हिंदी का। उसके बाद सबसे फर्स्ट पेज जो आया था वो सीडीपी का था। ठीक है, ये है सीडीपी का क्वेश्चन पेपर, इसे भी आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रहा CDP का। तो इस तरह से आज के अपने इस वीडियो में हमने UPTT 28 नंबर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के पूरी तरह से बात कर ली है, कंप्लीट करा दिया है। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके, इसके लिए हम जल्द ही जो आपके प्रैक्टिस सेट है उनको शुरू करेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.